Assalamu alaikum. Welcome to another video on my YouTube channel about hazard versus risk. अच्छा, अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है HSC ऑफिसर के लिए। जब आप जाते हैं जॉब के लिए तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि टेल अस अबाउट हैजर्ड वर्सेस रिस्क। तो ये आपको इसका डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। अक्सर लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले की तरह सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। रिस्क की डेफिनेशन जिस तरह आपको सामने नजर आ रही है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी हैजर्ड, यानी कि किसी हैजर्ड से उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उससे हार्म्ड हो जाएं। ठीक है, आपको वो चीज नुकसान पहुंचा जाए। इसका फार्मूला है रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी, या इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनटू सेवेरिटी। लाइकलीहुड चांस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजर्ड अकरेंस, सेवेरिटी कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ हैजर्ड। अच्छा, ये हमारे पास रिस्क है। ठीक है, आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी कि किसी काम में रिस्क की तशखीस करते हैं, ठीक है, कि भाई जो काम हम जॉब परफॉर्म करने वाले हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, लेट्स सपोज के वेल्डिंग का काम करने वाले हैं या आप कटिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है कि आप कितने रिस्क पर हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिनकी बेसिस पर हम रिस्क को आइडेंटिफाई या उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये आपको मैं रिस्क असेसमेंट के पॉइंट नंबर 3 पर सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा। ये है रिस्क असेसमेंट्स के 6 पॉइंट जिसके थ्रू हम इन डिटेल हम इंडस्ट्री में इसकी असेसमेंट करते हैं। जिसमें आपके पास पहले नंबर पर पॉइंट है लिस्ट द वर्क टास्क, आइडेंटिफाई द रिस्क, एस्टिमेट द रिस्क, इवेल्युएट द रिस्क, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, रिव्यू द फाइंडिंग। ये स्टेप्स हम अगली वीडियो में इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप टू स्टेप। लेकिन थर्ड पॉइंट पर आपको ले जाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये जो हमारे पास फार्मूला है रिस्क का, इसमें प्रोबेबिलिटी आ रही है एंड सेवेरिटी आ रही है, ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स यूज हो रही है। अगर आज मैं आपको ये जस्ट फार्मूला बता देता तो आपको ये रिस्क का कंसेप्ट क्लियर ना होता। इसलिए सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट पर लेके जाऊंगा। अगले टॉपिक में हम स्टेप टू स्टेप जिस तरह रिस्क असेसमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेशन किस तरह करते हैं, ये है हमारे पास रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजेंटल रोज होती हैं। वर्टिकल कॉलम्स में हमारे पास क्या होता है, लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, 1 to 5 तक इसको कैलकुलेट करते हैं, और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारे पास रोज की सूरत में 1 to 5। ये आपको मैं एक्सेल शीट पर लेकर जाता हूँ और आपको बनानी सिखाता हूँ कि रिस्क मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकली ये हमारे पास कॉलम है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है जिसपे कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, ये चीज आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपको इसी तरह मिलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एरिया को कवर करना है। एक लेट्स सपोज ये वाला हमारे पास एरिया है, इसको हमने कवर करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले या तो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कांस्टेंट रखें या फिर रो का फर्स्ट एलिमेंट आप कांस्टेंट रखें। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट कांस्टेंट रखने वाले हैं, और उसको किस तरह करेंगे, ऊपर हमने कॉलम बनाना है, ठीक है। ये मेरे पास है फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा ना इस कॉलम के सब एलिमेंट से, तो ये हमारा कॉलम जनरेट होगा। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4,
1 5 आर 5। अब हमने ये वाली रो जनरेट करनी है, मैं आपको बताता हूँ ये वाली। अब हमने ये जनरेट करनी है, 1 1 आर 1 तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमने कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कांस्टेंट रखा हुआ है और हम क्या जनरेट करेंगे, रो जनरेट करेंगे। 1 2 आर 2, 1 3 आर 3, 1 4 आर 4, सॉरी ये दो बार हो गया है, 1 3 आर 3, 1 4 आर 4, 1 5 आर 5। अब हमारे पास कौन सा एरिया रह गया जी, अब हमारे पास सॉरी अब हमारे पास ये जस्ट एरिया रह गया। अब इसको कैसे हमने करना है ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपके पास बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो सी ये रो है हमारे पास, ये वाली रो, इसको 2 के फर्क के साथ आगे आप डिजिट्स लिखते जाएं। 2 के बाद क्या आएगा जी, आपका 4 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 10th आएगा। अब 3 के फर्क के साथ 6 9 12 एंड 15। आगे 4 के फर्क के साथ डिफरेंस के साथ आप 8 12 16 एंड 20। अब 5 के डिफरेंस के साथ 10 15 20 एंड 25। ये हमारे पास हो गया जी, रिस्क मैट्रिक जनरेट होगी। लेकिन ज़्यादा मैं इसको कलर नहीं करूंगा, आपको वाज़ेह चीज़ नहीं होगी, मैं इसको कलर करता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास रेड एरिया है, ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आपका रेड एरिया में कोई डिजिट आ जाता है तो इट्स मीन आप हाई रिस्क पर हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मीडियम को कैलकुलेट करना है। मीडियम के लिए हमारे पास क्या होगा, येलो होगा, ये हो गया। ये रिस्क मैट्रिक्स आपको बनानी आनी चाहिए लाजमी। और आपने ये नहीं करना कि ये जो से मेरे पास ये कौन से हैं जो बोल्ड मैन है, आपने उनको नहीं करना, कलर्ड नहीं करना। आगे हमारा लास्ट रह गया, ठीक है, वो है हमारे पास 5th रह गया, ये हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है। ऐसे ग्रीन एरिया हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ लो है, ये है हमारे पास येलो मीडियम, रेड हमारे पास हाई रिस्क है। बिल्कुल सेम एज इट इज आपकी ये वाली मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ कि हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा हो रही है और कब कम हो रही है, और कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कब ज़्यादा हैं और कब कम है। क्योंकि आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस हॉरिजॉन्टली हैं और लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी हमारी वर्टिकली है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल पिछली पहली वीडियोस में बताई थी, चॉपिंग विद नाइफ, ठीक है, छुरी से कोई चीज काटना, चॉपिंग विद नाइफ। अब वो आपको पता है कि हैजर्ड है, ठीक है, छुरी से काम करना, कोई चीज काटना, ठीक है, वो हैजर्ड है। लेकिन अब हम देखेंगे कि डेली मर्रा पे हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स काटते हैं ये चीज, ठीक है, चॉपिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है कि उनको हाथ पे लगती है। लेकिन देखें रिस्क तो है ना, रिस्क क्या है, रिस्क मौजूद है। अब उस रिस्क को हम किस तरह कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नया बंदा है, वो आज फर्स्ट टाइम लड़का है, घर में काटने लगा है, चॉपिंग करने लगा है नाइफ से, ठीक है, तो उस बार कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिसमें पहली तो ये है कि वो फैक्टर है आपका वो है पैनिक भी है, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करने लगा है। दूसरा क्या है, जो छुरी का एज है वो शार्प है, डल नहीं है, शार्प है वो, ठीक है।
तीसरा क्या है कि वो फर्स्ट टाइम करने लगे। अब ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को ज्यादा कर रहे हैं कि उसके हाथ पे लग जाएगी। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को मैं क्या नंबर देता हूं, मैं कहता हूं जी वो प्रोबेबिलिटी इधर से क्या है आपके 5th नंबर पे है। ठीक है, आप उसको सॉरी मैं इस तरह का लेता हूँ। ठीक है, वो 5th पे है। अब मैं क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम रो वाइज देखेंगे। रो वाइज आप उसको किस तरह करेंगे, क्योंकि हम इस एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहे, हम हालात को, सिनेरियो को, इन सब चीजों को देख के एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, हमें परफेक्ट नहीं पता कि भाई वो होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या है कि हम हालात को, उन फैक्टर्स को देख के एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेशन लगा रहे हैं। अब हम कहते हैं जी कि चलें जी उसे लगने के चांसेस B5 है। B5 है तो क्या है, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 25 आ गए। ये 25 जो जिसको मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये वाला ये वाला 25 और 25 किधर आ रहा है, रेड में आ रहा है। इट्स मीन कि वो वो हाई रिस्क पर है। अब अगर लड़का वो लेदर की ग्लव्स पहन लेता है, लेदर की, ठीक है, लेदर की ग्लव्स पहनेगा तो इट्स मीन कि उसे कॉन्सिक्वेंसेज उसके कम हो गए हैं। लगेगी तो फिर भी लगेगी, क्योंकि फैक्टर्स तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन क्या है, अब लेदर के ग्लव्स पहन के वो चॉपिंग कर रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी को तो हम करेंगे 5th करेंगे, लेकिन लेदर की ग्लव्स की वजह से आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस कम हो गए। अब उसे वो सिवियर इंजरी या माइनर इंजरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हम उसे क्या करते हैं, 1 करते हैं। इट्स मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई 1 करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 आ गया, 5 को ये वाला 5। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 किधर है, ये वाला 5 आ गया। इट्स मीन कि वो 5th नंबर पे है और लो हैजर्ड यानी कि लो रिस्क पे है। इसी तरह हमारी जिंदगी में इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा होती है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाते हैं, या हमारे पास ये होता है कि प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है और कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे केसेस में आएगा कि प्रोबेबिलिटी कम होगी लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा आ जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सिनेरियोज या केसेस आ सकते हैं। लेट्स सपोज कि अब हमारे लड़के जो उनसे बाइक चलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि यंग जनरेशन है वो स्पीड से बाइक चला रहे होते हैं, ना उनका सेफ गार्ड लगा होता है, ना उनके पास कोई सेफ्टी, उनकी साइड मिरर्स भी नहीं होते, इंडिकेटर्स भी नहीं होते, बेल भी नहीं लगी होती कि वो अलार्मिंग सिचुएशन पे बेल को बजाएं। ठीक है, ना उनके पास लॉन्ग बूट्स होते हैं, ना उनके पास कवरऑल होता है, कोई भी सेफ्टी कंट्रोल उनके पास नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अक्सर आप देखेंगे कि वो सही सलामत घर आ रहे थे। इट्स मीन ये नहीं है कि वो हैजर्ड, वो हाई रिस्क पर नहीं है, वो हाई रिस्क पर ही हैं, लेकिन हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको क्यों करते हैं, रिस्क को कम करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उन्होंने साल का अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू को जनरेट करना होता है। पिछले साल की निस्बत उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू को बढ़ाना होता है, ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। ठीक है, और एक तो दूसरा इंडस्ट्रीज की आपस में कंपटीशन भी होता है, दूसरी इंडस्ट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने आगे भी जाना होता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब वो कंपटीशन होता है तो अगर इनकेस हैजर्ड और रिस्क हो, मुझे आप बताएंगे क्या उनका रॉ मटेरियल नहीं जाया होगा, क्या उनके कॉम्पिटेंट पर्सन वो उनको कैसे मिलेंगे, जो इनके वर्कर्स इंजर्ड हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक है, वो बेचारे अब उनको कैसे मिलेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे। तो इसलिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में लाजमन इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे हम डेली यूजेस अपनी लाइफ में तो इंडिविजुअली करें ना करें, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें करना होता है, क्योंकि अगर नुकसान हो जाए तो फिर हमें हमारी जिसमें आ जाती है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो इंशाल्लाह अगले जब हम पढ़ेंगे ना कि व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन आवर इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन होता है, तो जिसमें हमारे पास मोरल, सोशल और इकोनॉमिक ये फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे, पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको
स्टेप टू स्टेप क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।